हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आ गए हैं विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन का थर्ड पार्ट। तो अभी तक हमने दो पार्ट पढ़े जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से अलग माध्यम हैं और इनके लिए हम लेखन कार्य कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमने समाचार पत्रों में लेखन की तरीके को और रेडियो में हम किस तरीके से लेखन कार्य करते हैं, ये दोनों ही चीज़ें हमने देख ली। आज हम देखने वाले हैं टेलीविज़न। अब टीवी से तो हम सभी अच्छी तरीके से परिचित हैं। टेलीविज़न में जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है। देखिए, समाचार पत्र में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए वहाँ पर जो चीज़ें थी वो लिखी थी या छपी थी, पिक्चर्स थी, छपी हुई थी और साथ में चीज़ें लिखी हुई थी। रेडियो में हमें हर एक चीज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन टीवी में ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। क्या होती है, इसके अलावा एक चीज़ और ऐड हो जाती है, जहाँ हम पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए लेखन कार्य थोड़ा और ज़्यादा सावधानी से बरतना पड़ता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, जाहिर सी बात है कि जो सुनाई दे वो उसी से संबंधित हो। पता चला पिक्चर कुछ दिख रहा है और सुनाई कुछ दे रहा है, तो हम खुद ही कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे उससे, कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि बात कहनी क्या जा रही है और हमें समझना क्या है। तो आज हम देखने वाले हैं टेलीविज़न, यानी कि आज का जो है हमारा नेक्स्ट माध्यम वो है टेलीविज़न। कि टेलीविज़न में हम लिखते समय किन किन सावधानियों को बरत सकते हैं। तो आज का जो थर्ड पार्ट है विभिन्न माध्यम के लेखन, सबसे पहले टेलीविज़न समझेंगे, फिर टीवी खबरों के विभिन्न चरण। टीवी पर न्यूज़ आती है तो इसमें भी कुछ चरण होते हैं। कभी कभी आप देखते हो कि हमें पिक्चर्स नहीं दिखाई दे रही हैं, सिर्फ आवाज़ सुनाई जाती है, कभी फ़ोन पे सुनाई जाती है, सिर्फ लिखाई दिखाई देती है, कभी कभी ग्राफिक के थ्रू दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि खबरें जो हैं वो कई चरणों में होकर गुजरती हैं। अब ये चरण क्या है ये समझेंगे। उसके बाद रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली। अब उसमें जो हम भाषा लिख रहे हैं, लिखने के जो तरीके हैं, उनमें हमें क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि इनकी पहुंच उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक है, पढ़े लिखे से के साथ भी है और अनपढ़ के साथ भी है। जब वर्ग इतना ज़्यादा वेरिएबल है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, विद्वान व्यक्ति भी है, अनपढ़ व्यक्ति भी है, सभी उससे कनेक्टेड है, तो उसकी भाषा शैली हमें ऐसी रखनी पड़ती है कि सभी को अच्छे से समझ में आए, है ना। तो चलिए अब ये आज के वीडियो में हम इन तीन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं टेलीविज़न। टेलीविज़न में दृश्यों की महत्ता सबसे ज़्यादा होती है। अब टेलीविज़न हम देखते क्यों हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमें दृश्य दिखाई देते हैं, एक हटा दूसरा दिखाई दिया, एक हटा दूसरा दिखाई दिया, है ना। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है, और इसके लिए समाचार या आलेख यानी कि स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो टेलीविज़न के लिए जो कोई भी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जिसे हम पटकथा भी कहते हैं, तो बहुत ध्यान रखने वाली बातें होती हैं कुछ। अब वो ध्यान रखने वाली बातें क्या है, देखिए। हमारे शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जितना भी दृश्य दिखाया जा रहा है उसी के अनुकूल वही चीज़ें। अब जैसे मान लीजिए सपोज आपको मेरी पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें आप टेलीविज़न के बारे में पढ़ रहे हो, लेकिन हम बताना शुरू कर दें इंटरनेट के बारे में, तो आपको क्या समझ में आएगा कि जो सामने लिखा है हम वो समझें या मैम जो बोल रही हैं हम वो समझें। तो फिर आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा ना, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वही चीज़ टीवी के साथ में होती है। टीवी में मान लीजिए अगर हम कोई पिक्चर देख रहे हैं और उसके पीछे से आवाज़ आ रही है किसी न्यूज़ की, तो क्या आप समझ पाओगे कि मूवी में क्या चल रहा है या न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं उन्हीं के अनुकूल शब्द भी हों। टेलीविज़न लेखन प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यमों में काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। तो इन्होंने क्या किया, टेलीविज़न जो है वो लेखन यानी कि प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यमों से अलग है। अब ये ऐसा क्यों है, क्यों? अब देखिए, इसमें उन्होंने बताया कि कम टेलीविज़न में हमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतानी पड़ती, क्योंकि वो कम शब्द की पूर्ति हमारी किससे हो जाती है, दृश्यों से हो जाती है, इसलिए हमें लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन रेडियो में हमें कुछ सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता, इसलिए वहाँ शब्दों की बहुतायत रहती है, हमें बातों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। और यही चीज़ हम प्रिंट माध्यम में भी करते हैं, यानी कि समाचार पत्रों और मैगजीन में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर एक शब्द के साथ दृश्य दिखाना मुमकिन नहीं है।
तो इसलिए सारी बातों को शब्दों के माध्यम से बयां करना पड़ता है। तो क्या हुआ, टेलीविजन प्रिंट लेखन माध्यम यानी कि मुद्रित माध्यम और रेडियो से लेखन में काफी हद तक अलग होता है। नेक्स्ट है, टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के आधार पर लेखन है। दृश्य यानी कैमरे में लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अब मान लीजिए न्यूज़ आप देखते हो तो न्यूज़ बहुत सारी आती है। अब इसकी पहली शर्त, सबसे ज़्यादा बुनियादी शर्त ये है कि पहले आपको दृश्य देखने हैं, फिर उसके हिसाब से खबर लिखनी। ये नहीं कि आपने खबर पहले लिख दी और फिर उसके हिसाब से दृश्य एडजस्ट कर रहे हो, ये काम नहीं होता, क्योंकि हमारे पास विजुअल्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस होते हैं और उन विजुअल्स के अकॉर्डिंग ही आपकी खबर लिखी जाती है। अगर शॉट आसमान के हैं तो हम आसमान की ही बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी है तो हम उसी का जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। तो समझ में आया ना कि जो दृश्य दिखाया जा रहा है हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, उससे अलग हटकर हम बात नहीं कर सकते। दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है। अखबार में आमतौर पर इस पर खबर का इंट्रो कुछ इस तरह बन सकता है। ठीक है, अब अखबार में जो खबर का इंट्रो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आग, शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। तो ये किस पे लिखी गई, ये लिखी गई आपकी अखबार के लिए। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविजन पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसकी शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है, जिसे हम ब्रेकिंग न्यूज भी कह सकते हैं, बगैर दृश्य के न्यूज रीडर या एंकर पढ़ता है। क्या होगा, उसमें हमें जो आग का जो दृश्य है वो नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ न्यूज रीडर रहेगा, वो खबर को पढ़ेगा या सामने स्क्रीन पे ब्रेकिंग न्यूज करके वो फ्लैश हो जाएगी। बस ये पहला हिस्सा ये होता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। फिर एंकर को हटा दिया जाता है या जो न्यूज फ्लैश हो रही थी वो हटा दिया जाता है और फिर जो खबर चल रही थी उससे संबंधित दृश्य हमारे सामने आ जाते। तो अगली बार जब आप अभी टीवी देखोगे ना न्यूज़ में, तो ये चीज़ ध्यान देना कि पहले हमारे पास सिर्फ लिखी हुई पिक्चर आती है। कोई भी अगर तुरंत की खबर है तो दृश्य बाद में दिखाए जाएंगे, पहले सिर्फ खबर आएगी। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई पहलू होते हैं। अब हम क्या आ गए, खबरों को प्रेजेंट करने के तरीके, तो इसके भी कई तरीके होते हैं। दिल्ली में आग की खबर को टीवी में पेश करने के लिए प्रारंभिक सूचना के बाद इसे इस तरह लिख सकते हैं। आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेजी से फैल गई। ठीक में आया ना, तो समझ में आया कि किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं टीवी में विभिन्न चरण जो होते हैं खबरों को प्रस्तुत करने के। अब एक एक चीज में बहुत ध्यान से बताऊंगी, याद रखना ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जरूर जाती हैं। कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी, चाहे एमसीक्यूज हो चाहे आपके वर्णनात्मक प्रश्न हो, आपसे पूछ जरूर ली जाएगी। तो इसको आपको बेसिक तरीके से समझना है और समझने के बाद शाम को जब आप न्यूज़ या अभी देखने के बाद जब आप न्यूज़ चैनल कोई भी ओपन करना और उसके बाद आप इन खबरों के चरणों को प्रस्तुत हो रही न्यूज़ से मिलाने की कोशिश करना। ठीक है, जो भी आप चीज़ें समझ रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में ये सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों तक पहुंचती हैं, ये चरण है। तो जैसे रेडियो है, समाचार है या टीवी हो, यहाँ पर दी जा रही खबरों का प्राथमिक जो उद्देश्य होता है वो होता है दर्शकों या श्रोताओं या पाठकों तक सूचना पहुंचाना। लेकिन टीवी में ये सूचना पहुंचाने के कई चरण हैं, जिनमें हमने आपको 7 चरणों में बात करेंगे। पहला है, अब पहले इसको हम पढ़ लेते हैं फिर इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। ठीक है, तो ये 7 चरण है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं पहला चरण, जिसे हम कहते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। चलिए, अब हम यहाँ पर एक दुर्घटना प्रस्तुत कर रहे हैं और उसी दुर्घटना को हम हर एक चरण से होकर गुजरेंगे। ठीक है, मान लीजिए कहीं एक विमान हादसा हो गया, यानी कि हवाई जहाज, एरोप्लेन, इसका जो है
एक हादसा हो गया, कहीं क्रैश कर गया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए हमने एक न्यूज़ है काठमांडू में एयर क्रैश, ये मान लीजिए दिल्ली, मान लीजिए कहीं पर कोई भी जगह पर मान लीजिए, तो हम चलिए मान लेते हैं कि दिल्ली में मान लेते हैं, दिल्ली में एक विमान हादसा। तो अब ये खबर, जैसे ये घटना घटी, इसके विद इन 5 मिनट तक अब एयरपोर्ट से ये सारी खबरें न्यूज़ चैनल तक आ जाती हैं। तो ये लोग के पास अभी कुछ भी खबर नहीं है, सिर्फ इतनी खबर है कि एक विमान हादसा हुआ है, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट पे, रनवे से जहाज फिसल गया है, ठीक है। अब इससे हम करेंगे कैसे? तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रीन पे ब्रेकिंग न्यूज़, नीचे दिल्ली में एयरपोर्ट पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे विमान रनवे पट्टी से फिसल गया, विमान हादसा, या सिंपल ये दे देंगे विमान हादसा, दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान हादसा, सिर्फ इन्होंने इतना दे दिया। ये होती है ब्रेकिंग न्यूज़। इसमें ना कोई एंकर बोल रहा है, ना ही कोई दृश्य दिखाए जा रहे हैं, कुछ नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ एक लिखा होगा ब्रेकिंग न्यूज़, दिल्ली में विमान हादसा। इसको हम बोलते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, जो इनको तुरंत तुरंत खबर मिलती है, अभी उनकी डिटेलिंग उनको पता नहीं, कोई दृश्य उनको मिला नहीं, कुछ नहीं मिला है, तो सबसे पहले यही फ्लैश होता है। फिर उसके बाद सेकंड आता है ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। अब देखिए यहाँ पर अब दो लोगों ने काम करना शुरू किया। सबसे पहला एंकर है जो कि न्यूज रूम में प्रेजेंट है, जो आपके सामने खबर पढ़ेगा। दूसरा दुर्घटना स्थल पर यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे जो है एक रिपोर्टर है, ठीक है, दो लोग हैं यहाँ पर। आप विजुलाइज करते हुए चलना। अब पहला तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई, अब इनके पास कोई दृश्य नहीं है, जो घटना स्थल पर जो रिपोर्टर मौजूद है वो सारी खबर एंकर तक पहुंचा रहा है और एंकर वो सारी खबर पढ़ रहा है कि खबर, ये घटना कहाँ घटी, विमान हादसा कहाँ पर हुआ, दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या है, जो रनवे पट्टी से जहाज फिसल गया, कब हुआ, आज सुबह 10:30 बजे हुआ, कैसे हुआ, बारिश बहुत तेज हो रही थी और पायलट का नियंत्रण उस पर से छूट गया। तो ये सारी चीजें सिर्फ एंकर जो न्यूज रूम में प्रेजेंट है वो सारी बातें पढ़ आपको बताएगा। कोई दृश्य नहीं है, वो सामने आपके दिख रहा है एंकर टीवी पे और वो सारी खबरें पढ़ के बता रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं फोन इन। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। अब आपने कई बार देखा होगा कि जो एंकर होता है वो फोन पे जो रिपोर्टर होता है घटना स्थल पे उससे बात कर रहा होता है और इन दोनों की बातें हमें सुनाई दे रही होती है, देती है ना, तो इसे बोलते हैं हम फोन इन। अभी भी दुर्घटना के दृश्य हमारे पास मौजूद नहीं है, हम अभी सिर्फ बातें सुन रहे हैं, हमको अभी कोई भी दृश्य मौजूद नहीं है हमारे पास। तो समझ में आया फोन इन क्या हुआ। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिलती है वो दर्शकों तक पहुंचाता है। तो अभी सिर्फ बातों के जरिए हमें सिर्फ चीजें समझ में आ रही हैं। अब आता है एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है और इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से ही होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। अब क्या है, अब एंकर जो कि आपका न्यूज रूम में प्रेजेंट है उसे अब विजुअल्स मिलने लगे, यानी कि दृश्य मिलने लगे हैं उस घटना के, एयरपोर्ट से जो घटना घटी उसको दृश्य मिलने लगे। तो अब उस दृश्य को जैसे मिलते हैं उस पर सबसे पहले खबर लिखी जाती है, उन दृश्यों के अकॉर्डिंग खबर लिखी जाती है, एंकर को दी जाती है, टीवी पे वो दृश्य दिखाए जाते हैं और एंकर उस खबर को पढ़कर सुनाता है। इसको बोलते हैं एंकर विजुअल। हमें दिखाई सामने वो विजुअल दे रहा है एयरपोर्ट का दृश्य और सुनाई हमें एंकर की आवाज दे रही होती है, ठीक है। और इस खबर की शुरुआत कहाँ से होती है, वहीं से, दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना, इस बात से वहां पर खबर शुरू होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं एंकर बाइट, ठीक है। बाइट यानी कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है।
किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रमाणित किया जाता है। अब देखिए, ये घटना जहां घटी एयरपोर्ट पे, तो इसके बहुत सारे जो है वो आई विटनेस भी होंगे, यानी कि प्रत्यक्षदर्शी भी होंगे। जिस समय ये घटना घटी बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। अब जिन लोगों ने भी उसको देखा, उन लोगों से बात कौन करेगा? हमारा रिपोर्टर। और वो सारी बात, मतलब जो रिपोर्टर जब बात करता है प्रत्यक्षदर्शियों से, वो सारी बातें हमें सुनाई भी जाती हैं, दिखाई भी जाती हैं। किस पर? टीवी पे। इसको हम बोलते हैं एंकर बाइट। और बाइट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है समाचार की दुनिया में। कारण ये है, इससे खबर को पुष्टि मिलती है कि हाँ वाकई ये खबर सत्य है। ठीक है ना। फिर उसके बाद नंबर 6 आ जाते हैं लाइव। लाइव से आप सभी लोग परिचित हैं। एकदम डायरेक्ट, सीधा प्रसारण, जो चीजें घटना स्थल पर घट रही हैं। अभी तक हमारे पास पिक्चर आ रही थी, अब क्या हुआ है, कैमरा लेकर कैमरामैन उस दुर्घटना तक पहुंच गया है और वहां से सारी लाइव तस्वीरें हमको दिखा रहा है और हम घर बैठकर वो सारी तस्वीरें देखते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग मैच देखते हैं, मैच आप लोग देखते हो ना, तो उसका सीधा प्रसारण देखते हो, वो लाइव होता है। आप उससे तो अच्छी तरह परिचित हो। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़े घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सके। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओवी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते या बताते। ओवी वैन यहाँ वो होती है जिसमें सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, जिसके जरिए खबर हम तक ज़्यादा आसानी से पहुंच जाती है। और हर एक न्यूज़ चैनल के पास ऐसी कई ओवी वैन होती है जो ये लोग अलग अलग स्थल पर इस्तेमाल करते हैं। तो वहां से सीधा प्रसारण हमको दिखाया जाता है। अब नंबर 7 आते हैं हम एंकर पैकेज। इस एंकर पैकेज का मतलब है कि इसके अंदर सब कुछ शामिल हो जाता है। क्या क्या शामिल होता है देखिए। एंकर पैकेज किसी भी खबर की संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इससे में संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। टेलीविजन लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके। इसमें निहित अर्थ को सामने लाएं ताकि खबर से सारे आशय खुल सके। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं एंकर पैकेज में। एंकर पैकेज क्या चीज होती है? एंकर पैकेज, अभी तक हमने जितनी सारी चीजें पढ़ी, जिनमें आपके क्या कहते हैं, फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर बाइट और विजुअल एंकर, लाइव, ये जो 6 चीजें हमने पढ़ी, ये सारी चीजें तो ऐड होंगी ही होंगी। इसके साथ एक चीज और हो जाती है ऐड, वो होती है ग्राफिक्स। आपने कई बार देखा होगा टीवी पे कि जिस तरीके से हादसा होता है उसको एनिमेट करके ग्राफिक के जरिए हमें दिखाया जाता है, तो वो ग्राफिक भी इस एंकर पैकेज में शामिल हो जाता है। ये खास तौर से तब प्रस्तुत किया जाता है जब खबर का विश्लेषण करना हो कि खबर, पहले तो जैसे खबर आई तो सारी चीज़ें तो हो गई, उसके बाद जब सारी खबर को एनालाइज कर लिया गया उसके बाद ये एंकर पैकेज प्रस्तुत किया जाता है जिसमें खबर को पूरी तरीके से डिटेलिंग के साथ दिखाया जाता है। तो ये करीबन 7 चरण होते हैं जिनके अंतर्गत हम खबरों को देखते और समझते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है। अब याद रखिए, टेलीविजन में जितनी भी आपके, सिर्फ हम समाचार ही की बात नहीं करें, जितने भी होते हैं दृश्यों को हमेशा इस तरीके से अरेंज किया जाता है और उनके साथ खबरों को इस तरीके से लिया जाता है जिससे धीरे धीरे करके खबर आगे बढ़ती रहे। ये बहुत ज़रूरी है कि दृश्यों के साथ ही सारी खबर लिखी जाए। दृश्य जहां आगे खबर को ले जाने का काम करते हैं, शब्द उन्हें एक्सप्लेन करने का काम करते हैं, क्योंकि खाली दृश्य देखकर शायद हो सकता है हम बात कुछ की कुछ समझ जाए, लेकिन उस पर लिखी गई खबर से हम अच्छी तरह वाकिफ हो जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा शैली। बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है और याद रखना, इस पर कोई एक या दोनों, इन दोनों पर ही आपसे प्रश्न आ सकते हैं। भाषा शैली अच्छे से समझ लीजिए, अंतर पूछ सकते हैं, समानताएं पूछ सकते हैं, सावधानियां पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो पहले अगर आप इनको समझ लोगे तो चाहे अंतर हो, समानताएं हो, चाहे सावधानियां हो, आप सारी चीज़ें बहुत आसानी से लिख लेंगे। तो इस एक टॉपिक पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। रेडियो टेलीविजन समाचार की भाषा शैली। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है।
भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी ही होते हैं। तो समझ में आया, इसको देखने वाले जो वर्ग है वो बहुत वेरिएबल है और बहुत ही अप डाउन के साथ में है। इन सभी लोगों की सूचना की जरूरतें पूरी करना ही रेडियो टीवी का उद्देश्य है। तो समझ में आया। देखिए, समाचार पत्र के साथ क्या होता है कि वो सिर्फ साक्षर लोगों के साथ में है, जो लोग पढ़े लिखे हैं ये सिर्फ उनका माध्यम है। लेकिन रेडियो और टेलीविजन जो लोग अनपढ़ हैं, ठीक है, ये उनका भी माध्यम है। इसलिए इसमें सबसे जो पहली प्रायोरिटी होती है कि आपको अपने वर्ग को समझना है कि हमारा वर्ग क्या है। अब यहाँ पर वर्ग क्या आ रहा है, आपका वर्ग जहाँ पर एक बच्चा है वहीं युवा वर्ग है, प्रौढ़ भी है, वृद्ध भी है, स्त्री भी है, पुरुष भी है, साक्षर भी है, निरक्षर भी है, निम्न वर्ग भी है, मध्यम वर्ग भी है, उच्च वर्ग भी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इन माध्यमों से जुड़े रहते हैं। तो इसमें दिखाई जाने वाली खबरें हों या कार्यक्रम हों, तो इनकी भाषा शैली पर हमें खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है, हमने बताया ना। आप अगर किसी भी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो उससे कनेक्ट होने का सबसे पहला माध्यम हमारी भाषा होती है। अब आप अपनी बात अपने पेरेंट्स तक है या अपने फ्रेंड्स तक है कैसे पहुंचाते हो, अपनी भाषा के थ्रू ही पहुंचाते हो। तो इसी तरह टीवी या रेडियो में जो भी चीज़ पढ़ी जा रही है या कही जा रही है वो भाषा के माध्यम से ही हम तक पहुंचती है। लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और उसकी गरिमा के साथ कोई समझौता भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए, नेशनल लेवल पर इसका प्रसारण होता है, तो हमें इसकी भाषा यानी कि जब हम भाषा बोलते समय शब्दों का चयन कर रहे हैं या इसका हम वे ऑफ टॉकिंग बोल सकते हैं, यानी बात करने का जो लहजा होता है और जो भी भाषा का स्तर है बहुत ही गरिमापूर्ण होना चाहिए, जिससे किसी की भी भावनाओं को आहत ना पहुंचे। रेडियो और टेलीविजन के समाचारों में आपसी बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? देखिए, हम अगर बहुत ज़्यादा कठिन भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है जो निरक्षर वर्ग है वो बात को समझ नहीं पाएगा, और अगर हम बहुत ही छपरी टाइप भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उच्च वर्ग को बुरा लगेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, साधारण बोलचाल की जो भाषा है जो एक गरिमा लिए होती है हमें उसी भाषा का इस्तेमाल करना है। अब ये किस तरीके से, देखिए, वाक्य छोटे सीधे और स्पष्ट होने चाहिए, यानी ये नहीं कि आप बात को कहने के लिए छोटे छोटे वाक्यों को बनाओ। सीधी भाषा होनी चाहिए और जो भी आप बात कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट रूप से आपको बयां करनी है। उसमें आप बहुत सारे अलंकारों मुहावरों को इस्तेमाल करके उसे लच्छेदार बनाने की कोशिश ना करिए कि ताकि सामने वाले को समझ ना आए। तो एकदम जो है सीधा सरल स्पष्ट जो है बात कहनी चाहिए छोटे छोटे वाक्यों में। जब भी कोई खबर लिखनी हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए। अब खबर लिखते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले जो खबर हम लिखने जा रहे हैं उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिखने वाले की समझ में पहले आना चाहिए, तभी तो। अब अगर हम ही को अगर कोई चीज़ समझ, अब जैसे एग्जाम में है, अगर आपको यही टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आएगा और इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या आप इस आंसर को लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। वही चीज़ होती है खबर लिखने वाले के साथ में। अगर उसे खबर समझ में नहीं आ रही है तो वो खबर लिखेगा क्या? हम कितनी सरल, संप्रेक्षणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं यह जांचने का एक बेहद तरीका है यह है कि हम समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ें। तो समझ में आया बहुत है कि हम किस तरह की भाषा लिख रहे हैं, हमारी भाषा दूसरे की समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, दूसरे पर कैसा इम्पैक्ट छोड़ रही है। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को जांच लेना। हम खबर को पढ़ें उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये जांच लें कि मेरी खबर उतना असर छोड़ रही है कि नहीं छोड़ रही है। तो उसके लिए जैसे हम खबर लिख लेते हैं उसके बाद आप उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़िए ताकि हमें सुनाई दे। जब हम ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे और हमारी समझ में आ जाएगा, हमें लगेगा बिल्कुल सही है, तो वो हमको बिल्कुल सही भाषा लगेगी और वो प्रभाव भी छोड़ेगी लोगों पर। भाषा प्रभावमयी होनी चाहिए, यानी कि प्रभावमयी का मतलब क्या है कि जब आप एक बात को कहना शुरू कर रहे हो तो वो एक प्रभाव में होनी चाहिए। पहला नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि हमने बोला, जैसे अभी हमने आपको एक उदाहरण दिया था हवाई जहाज दुर्घटना, विमान दुर्घटना का। अभी हम विमान दुर्घटना के बारे में बता रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट में एक विमान दुर्घटना हो गई है। वो बोलते बोलते हम चले जाए पेट्रोल के दाम पे कि पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हो गए थे। अरे, विमान दुर्घटना से पेट्रोल के दाम का कोई कनेक्शन नहीं है।
तो जो वो प्रवाह वहाँ पे टूट रहा है, इसलिए वो खबर आपकी असर ही नहीं देगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं, जब हम खबर लिखें तो इनकी खबर लिखने के लिए किन सावधानियों को हमें देखना चाहिए। रेडियो, टेलीविजन, टीवी समाचार की भाषा और शैली के स्तर पर काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने कहा ना, बहुत वेरिएबल जो दर्शक और श्रोता होते हैं इनके, तो इसलिए इनको लिखते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। तो पहली सावधानी क्या है, ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। धड़ल्ले से मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है। जैसे निम्नलिखित, उपर्युक्त, अधो हस्ताक्षरित, क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल नहीं होता। अब जैसे बोलते हैं निम्नलिखित यानी नीचे लिखा हुआ, उपर्युक्त यानी ऊपर, अधो हस्ताक्षरित यानी कि क्या कहते हैं नीचे उनके द्वारा हस्ताक्षरित, क्रमांक यानी कि सीक्वेंस शब्दों का प्रयोग होता है। ये खास तौर से किन माध्यमों का, जो माध्यम लिखित तौर पर होते हैं, जैसे कि समाचार पत्र में, उसमें तो हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम खबर को पढ़ रहे हैं, सामने वाला उसे सुन रहा है, उस कंडीशन में हम इन सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ नीचे लिखी नहीं है, ऊपर लिखी नहीं है, किसी का हस्ताक्षरित नहीं है, तो उस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते हैं। इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है। तो जब हम टीवी और रेडियो में बोल रहे हैं तो वहाँ पर द्वारा शब्द से लिखने से बचा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है। अब कैसे भ्रामक अर्थ देता है, यानी कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है। कैसे कंफ्यूज करता है, अब देखिए, जैसे पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, इसकी बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अब पुलिस द्वारा चोरी यानी कि पुलिस चोरी कर रही थी। अब पहला ही जैसे आता है, हम बाकी सेंटेंस पढ़ने से छोड़ दीजिए, हम स्टार्टिंग के 3 शब्द पढ़ने से हमें लगता है कि पुलिस चोरी कर रही थी। तो ये भ्रम पैदा किया कि नहीं किया? इसीलिए हम इनमें क्या कहते हैं, जो रेडियो और टीवी में हम जो है इस द्वारा शब्द को लिखने से बचते हैं। अब आप कहते हैं कि जब ये अखबार में लिखा रहेगा तब भी तो भ्रम पैदा करेगा। अखबार में जैसे अब यहाँ पर आया, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। अब हमको अगर भ्रामक लगेगा तो हम इस वाक्य को दोबारा पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो और टेलीविजन में ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए हम लिखित में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, मुद्रित माध्यम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब बोली जा रही है बात, हम तब इसको नहीं बोल सकते। नेक्स्ट आते हैं, तथा, एवं, अथवा व किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। उनकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द थोड़ी शुद्ध भाषा को व्यक्त करते हैं। तो ये लिखित भाषा में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं होते। तो उसकी जगह पे और, या, लेकिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। इनसे भाषा कई बार बोझिल हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब हम रेडियो और टेलीविजन के लिए खबरें लिख रहे हों तो बहुत ज़्यादा सामासिक शब्द, विश्लेषण, तत्सम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भाषा बहुत ही शुद्धि की तरफ चली जाती है, और ऐसी शुद्ध भाषा लिखित तौर पर हो जाती है, जिसे हम पत्राचार के माध्यम की भाषा कहते हैं। तो ये भाषा जब हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो भाषा बहुत शुद्ध हो जाती है। तो लिखित माध्यम में तो ये चल जाती है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए इनको बचना चाहिए। नेक्स्ट है, मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से और जहाँ जरूरी हो वही होना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करती है। तो समझ में आया कि मुहावरों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, अच्छा लगता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करने लगेंगे तो भाषा हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, हमें बोरियत देने लगेगी, इसलिए ज़्यादा मुहावरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे हों, एक वाक्य में एक ही बात करनी चाहिए। वाक्यों में तारमयता हो, ऐसा हो कि कुछ टूटता या छूटता हुआ सा ना लगे। जब हम कोई बात पढ़ रहे हैं, एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य उसी से कनेक्टेड रहना चाहिए, एक वाक्य इधर एक वाक्य उधर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि विमान दुर्घटना की बात करते करते हम पेट्रोल के दामों की अगर बात करने लगे तो ये तीर घाट और मीर घाट के वाक्य हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप खबर लिखें, वाक्य में एक दूसरे से गुंथे और बंधे होने चाहिए।
शब्द प्रचलित हो और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। क्रय विक्रय की जगह खरीदारी, बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने जाते हैं। तो हमने कहा ना कि ज्यादा मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बोले कि उनका स्थानांतरण हो गया तो ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगेगा, इसलिए हम बोले कि उनका ट्रांसफर हो गया, इंग्लिश शब्द है। अगर हिंदी में बोले तो उनका तबादला हो गया। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। बैंक के आगे बहुत लंबी पंक्ति लगी थी, पंक्ति से अच्छा है हम बोलेंगे कतार लगी थी, लोगों की कतार लगी थी, तो ये ज्यादा स्वाभाविक लगेगा। तो इस तरीके से हमने अपना पार्ट 3 खत्म किया, लेकिन अभी भी हमारा एक टॉपिक बाकी है, वो आपका है इंटरनेट। तो उसको भी हम समझेंगे अपने 4th पार्ट में। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से इन सारे माध्यमों को पढ़ते चलिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा कर इन सारे टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो जब तक आप उसको क्लियर से अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, आगे आपको दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मैं बहुत डिटेल में हर एक चीज़ आपको समझा रही हूँ। एक एक चैप्टर के 2-2, 3-3 पार्ट्स में करके लेकर आ रही हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है ना। तो इसी विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पार्ट 4 हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।